हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वाले लेक्चर में हम सिंपली देखने वाले हैं सेक्शन 140 विच इज अबाउट रिमूवल, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर एंड गिविंग ऑफ स्पेशल नोटिस। इस वाले लेक्चर में बहुत ही स्पेशल से नोट बनाए। अगर किसी को ये सेक्शन पहले पढ़ा था और समझा नहीं था, फिर इवन यू आर स्टडिंग फॉर फर्स्ट टाइम, अगर ये वाला लेक्चर देख लोगे ना, यू विल हैव अ सुपर डुपर ग्रेट क्लैरिटी। So, without a further ado, let's start section 140. So let's just repeat one more time the name of the section and the number of the section. Section 140, removal, resignation of auditor and giving of special notice. तो इस सेक्शन को हम चार कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला रिमूवल ऑफ ऑडिटर जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 1, सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 आर अबाउट रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। फिर सबसेक्शन 4 इज स्पेशल नोटिस, जो है कि ऑडिटर अपॉइंट करते टाइम जो लगेगा वो वाला कौन सा है, वी विल स्टडी जब जाएंगे वहाँ पे। एंड देन एक आता है फाइनल हमारा सबसेक्शन 5 विच इज अबाउट कि चेंज ऑफ ऑडिटर है ड्यू टू एनसीएलटी ऑर्डर। ऐसे चार डिवाइड कर रहे हैं, एक आपको आइडिया दे दिया है। नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू इट। दी ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139 का वीडियो हमने बनाया है पूरा डिटेल में, 1.5 घंटे का, यू शुड वॉच इट। मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म ओनली बाय स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ कंपनी आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रीवियस अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दैट बिहाफ इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। तो ये क्या कहना चाहता है कि सुनो मेरे दोस्त, अगर आपको ऑडिटर को कंपनी से धक्के मार के निकालना है, नॉट लिटरली धक्के मार के, बट हम 5 साल या 10 साल उसका टेन्योर होता है, उसके हिसाब से अपॉइंट करते हैं। उसके टेन्योर खत्म होने से पहले ही आपको लगा क्या बकवास काम करता है, मतलब कितना ही ऐसा है कि इसको निकाल ही दे, दूसरे को ही अपॉइंट कर देते हैं। ऐसे क्या बात है सर, क्या बात है, मतलब ये बात है, ऐसा काम करोगे तो हम आपको पहले निकालेंगे। तो इसके लिए बोले पहले आप सेंट्रल गवर्नमेंट यानी आरओसी से अप्रूवल लो कि हमको इस बंदे को निकालने का है। आरओसी बोला ओके, फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा मीटिंग में, तभी आप हटा सकते हो। तो ऑडिटर आप ऐसे नहीं हटा सकते नॉर्मली ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, या फिर चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही बोले चलो इसको हटाएंगे, नहीं। यू हैव टू टेक अप्रूवल ऑफ आरओसी, देन स्पेशल रेजोल्यूशन बाय मेंबर्स, ओनली देन यू कैन रिमूव बिफोर एक्सपायरी ऑफ ऑफिस, provided that, अरे क्या बात है, any action to be taken under this subsection the auditor concerned shall be given a reasonable opportunity of being heard। मतलब जिसको आप निकाल रहे हो सब पूछो तो सही कि उसकी गलती क्या है, उसको सुधरने का मौका तो दो मेरे दोस्त। लेट्स अब गो टू द रूल्स। वहाँ पे इन द प्रिस्क्राइब वाला देखा था ना, तो रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म, इसका एक ही रूल है, बहुत छोटा सा रूल है। कौन से रूल्स में? ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स। एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर किस में जानी चाहिए? ADD2 फॉर्म कौन सा? ADD2, उसमें एप्लीकेशन देंगे, वह फीस वीस भी जाएगी। फिर आरओसी बोलेगा ओके ठीक है, हमको लग रहा है आप सही बात कर रहे हो, इसको हकाल सकते हो, आप निकालो, निकालना है तो। एप्लीकेशन शैल बी मेड विद इन 30 डेज ऑफ रेजोल्यूशन पास बाय बोर्ड, यानी बोर्ड रेजोल्यूशन के 30 दिन के अंदर आपने उस एप्लीकेशन देनी है। किसको? आरओसी को। एंड द कंपनी शैल होल्ड जनरल मीटिंग विद इन 60 डेज ऑफ रिसीट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल फॉर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। टाइमलाइन समझे? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है तो कुछ नहीं, चार्ट किस लिए मेरे दोस्त, बहुत ही सिंपल सा चार्ट है, देख लो। रिमूवल ऑफ ऑडिटर कैसे करना है? बीआर पास कर लिया, बोर्ड रेजोल्यूशन, 30 डेज के अंदर ADD2 आरओसी के पास फाइल करो, आरओसी का अप्रूवल आ गया तो ऑफकोर्स ADD2 जो भी फॉर्म्स कभी भी आरओसी के पास जाते हैं तो चंदा दिए बिना आप मंदिर में, समझ पा रहे होंगे, तो आपको देना पड़ेगा थोड़ी सी फीस वीस, तो फीस जाएगी, अप्रूवल आएगा, उसके 60 डेज के अंदर कंडक्ट करनी जनरल मीटिंग, पास स्पेशल रेजोल्यूशन और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद में उसको हटा दो। मतलब रेजोल्यूशन के पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे ना, उसको हटाने के बाद बोलेंगे बोलो क्या प्रॉब्लम है, मतलब क्या बात है सर, क्या बात है, ऐसी बात तो नहीं है ना। चलो दूसरा वाला है, अब देखते हैं हम रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। पहले में बोल रहा है हम तुमको निकालना चाहते हैं, दूसरे में बोल रहे अरे तुम क्या निकालते हो, मैं ही जाना चाहता हूँ, आई डोंट वांट वर्क हियर। ओके, तो ऑडिटर हु हैज रिजाइन फ्रॉम कंपनी, मतलब जिसने अभी मैंने रेजिग्नेशन कंपनी को दे दिया है, उसके बाद में देखो शैल फाइल विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ हिज रेजिग्नेशन स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, नहीं दिया है प्रिस्क्राइब, विद द कंपनी आरओसी एंड इन केस कंपनी रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 139
Auditor shall also file a statement with Comptroller and Auditor General of India indicating the reasons and other facts as may be relevant in this regard of his resignation. सुनो क्या करना है, अभी मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ABC कंपनी से निकलना है, मैं ऑडिटर हूँ उनका, मुझे नहीं करना है यार उनके साथ काम, तो मैं जिस दिन रेजिग्नेशन दे रहा हूँ उसके 30 दिन के अंदर मुझे एक स्टेटमेंट ऑफ रेजिग्नेशन देना है। उसमें क्या क्या चीज़ें बतानी कि मैं जा रहा हूँ, मैं क्यों जा रहा हूँ, और इसके रिलेटेड कुछ भी पॉइंट्स हो जो कि रेलेवेंट हो मेरे जाने से। शायद कंपनी में कुछ तो है जो कि तो भी वो भी बता सकते आपको किसको देना है, कंपनी को और आरओसी को तो देना ही है। लेकिन इन केस यूर अ गवर्नमेंट कंपनी जिनको कैग से अपॉइंट करवाना पड़ता है ऑडिटर, तो वो वाला ऑडिटर जिसको कैग ने अपॉइंट किया है तो कैग को तो बताना पड़ेगा कि मैं जा रहा हूँ, तो कैग को भी देना है। गॉट इट, सिंपल। और चलो मान लो मैं बोला कि भाई अपने को है बहुत मस्ती, ये सब ज्ञान हमें ना पे लो, मैं बोल रहा मैं नहीं दे रहा कोई रेजिग्नेशन क्या ये सब प्रोसेस मैं नहीं कर रहा, 30 डेज के अंदर मैं नहीं बता रहा निकलने के, तो क्या होगा? इफ ऑडिटर डज नॉट कंप्लाई विद दिस प्रोविजंस, ही और इट मतलब फर्म है, ही यानी सिंगल इंडिविजुअल है, ही इट शैल बी लाइबल टू पेनल्टी ऑफ 50,000 रुपए। मेरे दोस्त 50,000 तुम्हारी जेब में अगर खाली पड़े तुमको देने हैं तो यू माइट, और एन अमाउंट इक्वल टू हिज रेम्यूनरेशन। हो मतलब जितना आप कमा रहे हो उतना ही दे के जाओ, विच एवर इज लेस, जो भी कम होगा मेरे दोस्त, कम जो भी होगा, मतलब ऐसा कि मैं कमा ही 20,000 रहा हूँ और ले ही आप 50,000 रहे हो, तो नॉट फेयर। तो 20,000 कमा रहे हो, 20,000 लेके गए। एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर, मतलब अगर आप 30 दिन के ऊपर चला गए हैं तो देने तो 50,000 या रेम्यूनरेशन है, उसके बाद भी मेरे मन से वो जा ही नहीं रहा कि मेरे को है मस्ती, मुझे नहीं देना है आपको ये स्टेटमेंट वेटमेंट मेरे दोस्त। तो आप बोलेगे सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा तुम इतने भी कुछ खास नहीं कि तुमको इतना ही देके छोड़ दे। कंटिन्यूस डिफॉल्ट के केस में फर्दर पेनल्टी एवरी डे इन डिफॉल्ट पे 500 रुपीज ईच डे लगेंगे, और जब तक चलेगा तब तक। लेकिन 2 लाख की लिमिट है, 500 करके तुम कब तक जाओगे, तो 2 लाख की लिमिट है। ओके, ये हो गए हमारे 2 प्रोविजंस। इसका चार्ट है बट देखने की जरूरत नहीं, दिस इज अ सिंपल प्रोविजन। नाउ सब सेक्शन 4, सब सेक्शन 4 पे ध्यान दो। अभी देखो हम क्या बोल रहे हैं, ये वाला जो प्रोविजन आएगा ना, क्या बोलना चाहता है कि एक मीटिंग होने वाली है, एजीएम हमारी एजीएम होने वाली है, एंड उसमें ना भाई का टेन्योर खत्म नहीं हुआ, ऑडिटर रिटायर हो रहा है, उसको हमने बोला हर साल रिटायर होगा, हर साल अपॉइंट होगा, उसका जो 5 साल 10 साल वाला जो टेन्योर होता है वो 5 साल 10 साल के हिसाब से नहीं, वो एवरी ईयर शायद रिटायर हो रहा है या फिर 2 साल में रिटायर हो रहा है कंपनी के हिसाब से, और वो रिटायर हो रहा है, उसकी जगह पे मुझे किसी और को ऑडिटर अपॉइंट करना है। तो ऐसे केस में मतलब काइंड ऑफ उसको हम हटा ही रहे हैं ना, कंपनी से रिमूव कर रहे हैं ना उसका टेन्योर के पहले, तो ऐसे केस में सिर्फ रिमूव करना इज डिफरेंट एंड रिमूव करके उसकी जगह पे किसी और को अपॉइंट करना इज डिफरेंट। अगर वो अपॉइंट किसी और को कर रहे हो ना आप, तो ऐसे केस में यू नीड अ स्पेशल नोटिस, समझ रहे हो? सिर्फ रिमूव करने के लिए तो स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा आपको, दैट इज देयर, बट उसके अलावा अगर आप किसी और को अपॉइंट कर रहे हो तो स्पेशल नोटिस लगेगा। सिमिलर प्रोविजन हमने डायरेक्टर में पढ़े थे बट वो छोड़ दो, इधर ध्यान दो। ओके, वो तो आप उधर जाके देख सकते हो। तो स्पेशल नोटिस आपको देना पड़ेगा। स्पेशल नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड फॉर रेजोल्यूशन एट एजीएम फॉर अपॉइंटिंग एज ऑडिटर अ पर्सन अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, नए बंदे को लगा रहे तो, और प्रोवाइडिंग एक्सप्रेसली दैट अ रिटायरिंग ऑडिटर शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड। समझ रहे हो? दूसरा एक प्रोविजन है। अभी ये रिमूव कर रहे हो वो रिमूव होने दो। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो रिटायरिंग ऑडिटर है ही शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड, इसको अपॉइंट ही नहीं करना है आपको, तो उसका भी आपको एक स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा, एक्सेप्ट वेयर द रिटायरिंग ऑडिटर हैज कंप्लीटेड अ कॉन्जिक्यूटिव टेन्योर ऑफ 5 साल या एज द केस में भी 10 ईयर एज प्रोवाइडेड 139(2) में। लेकिन 5 साल 10 साल अगर खत्म हो ही रहा है तो इट्स ओके, बट उसके पहले उसका जो भी टेन्योर होगा 5 साल के पहले केस में अगर आप बोल रहे हो कि ना जी ना ये तो जा रहा है, इसको फिर से नहीं आने देना है, इसका स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। तो चलो आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। ये है मिस्टर एम। मिस्टर एम को एबीसी लिमिटेड ने अपॉइंट किया था फॉर मान लो 5 इयर्स के लिए अपॉइंट किया था, बट कंपनी का क्या था कि इसको 5 इयर्स के लिए अपॉइंट किया, लेकिन एवरी ईयर इसको ना हम क्या करेंगे
एवरी ईयर रिटायरमेंट होगा और फिर से देखेंगे ये सही लगा तो अपॉइंट करेंगे अगर निकालना है। तो क्या हुआ थर्ड ईयर में क्या हुआ, कंपनी को क्या लगा, किसी मेंबर को स्पेशल नोटिस देके कि ये बंदा मेरे को जम नहीं रहा है, अभी आपको मुझे एक बंदा है जिसको मुझे इसकी जगह पे अपॉइंट करना है, मिस्टर एक्स, शायद उसको अपॉइंट करना है। और चलो मिस्टर एक्स ना अपॉइंट हो ना, तो कम से कम ये कलमुहा मिस्टर एम ये कंपनी में अपॉइंट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे केस में ये चलो ये एक मेंबर है, इसने क्या करना है, स्पेशल नोटिस देना है भाई साहब, स्पेशल नोटिस फॉर रेजोल्यूशन टू बी पास्ड एट एजीएम, स्पेशल नोटिस वो पता है ना आपको, दैट वन स्पेशल नोटिस वो जनरल मीटिंग वाले प्रोविजंस में। तो स्पेशल नोटिस दिया है इसने कंपनी को, कंपनी फिर वो मेंबर्स को सर्कुलेट करेगी बाकी के, एंड फिर वो आगे का प्रोविजन देखेंगे। बट समझ रहे हो 3 years ये क्यों, पहले तो बोल रहा है कि टू अपॉइंट एक्स इंस्टेड ऑफ M or to not reappoint Mr. M। समझे, सिंपल सा प्रोविजन है। आई होप यू गेट इट। अरे नहीं भी अभी तक समझ रहे हैं ना आप, कमेंट सेक्शन में देखो, और या फिर थोड़ा सा वीडियो पीछे करो, ये वाला एग्जाम्पल फिर से देखो, यू विल अंडरस्टैंड। बहुत सिंपल एग्जाम्पल से तो समझ ही जाना चाहिए था। ऑन रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ सच रेजोल्यूशन कंपनी शैल फोर्थविथ सेंड अ कॉपी देयरऑफ टू रिटायरिंग डायरेक्टर। किसी मेंबर ने बोला है कि इसको हटाने का है, अरे भाई इसको हटाने का, इसके नाम का रेजोल्यूशन मीटिंग में कटेगा, तो उस बंदे को पता तो होना चाहिए कि मुझे बिना बताए मुझे निकाल रहा है। भाई कंपनी से पैसा आ रहा है इतना, और बीच में ही आप उसका सप्लाई काट रहे हो, पता तो चलना चाहिए, इज्जत भी जाएगी मार्केट में, किसको अरे काल दिया यार, तो पहले बताना पड़ेगा। वेर नोटिस इज गिवन ऑफ सच रेजोल्यूशन, दे दिया है सब नोटिस बंदे को, एंड रिटायरिंग डायरेक्टर मेक्स विथ रिस्पेक्ट देयर टू रिप्रेजेंटेशन, उसका नोटिस दे दिया है, नोटिस ऑफ सच रेजोल्यूशन वो दे दिया है बंदे को, मुझे मिल चुका है, मैं रिटायरिंग डायरेक्टर हूँ, और भाई साहब मुझे देख के लगा कि आई हैव समथिंग्स टू से, आई वॉज एक्सेलेंट, बट इनको मेरी कदर नहीं, तो आई विल मेक कदर नहीं एज इन कुछ भी हो, मुझे नहीं जाना है कंपनी से, मेरे को काम करना है इधर, मैं सही से काम कर रहा हूँ, तो आई विल मेक अ रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग टू कंपनी नॉट एक्सीडिंग रीजनेबल लेंथ। मतलब भाई साहब 400 पन्नों की मैं अपने लिए किताब लिख रहा हूँ कि क्यों मुझे तुम ना हटाओ, ऑब्वियसली भाई रीजनेबल लेंथ में थोड़ा बहुत लिख के दो, बताओ क्यों नहीं निकालना है, एंड रिक्वेस्ट करो कंपनी को कि इसका नोटिफिकेशन मेंबर को दो, नोटिफाई करो मेंबर को कि देयर इज सच अ रिप्रेजेंटेशन, एंड कंपनी शैल अनलेस रिप्रेजेंटेशन बहुत लेट हो चुका है, मतलब आप मीटिंग एकदम पास में आ गई और आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, फिजिबल है मेंबर्स को बताना किसका रिप्रेजेंटेशन है, कंपनी में कितने मेंबर्स हो सकते हैं, 7 से कि 1000 2000 कितने भी हो सकते हैं, तो ये 1000 2000 के केस में क्या करोगे तब, फिजिबल है बताना। तो लाइक 14 डेज पहले तक की मीटिंग के पता चल गया तो दे सकते हो, बट एकदम ही 2 दिन के पहले मीटिंग के बता पाओगे, आज मुझे बताया और 2 दिन में मीटिंग है, अरे क्या नोटिफाई करूँ, तो अनलेस रिसीव टू लेट, अगर टाइम पे मिला तो नोटिस ऑफ सच रेजोल्यूशन शैल बी गिवन टू मेंबर्स, स्टेट द फैक्ट ऑफ जो भी नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन जा रहा है, नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन कौन सा, किसको हटाने का है ये बंदे को, अगर वो जो जा रहा है ना उसी के साथ में रिप्रेजेंटेशन हैज बीन मेड वो बताने का है। आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आई नो। फिर send a copy of representation to every member to whom such notice of meeting is sent, whether before or after receipt of representation by company। समझे, सुनो, आई विल एक्सप्लेन नाउ, ध्यान से सुनो। कंपनी को मिला है नोटिस, स्पेशल नोटिस मिला है, स्पेशल नोटिस किस लिए कि ये मैं चीज़ बोल रहा हूँ इसको आप कंपनी में एज अ रेजोल्यूशन रखो फॉर अपॉइंटिंग ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग, या फिर रिटायरिंग को फिर से अपॉइंटमेंट करो, ये आ गया। अभी ये वाला जो रेजोल्यूशन, इसका नोटिस जो भी जाएगा स्पेशल नोटिस मेंबर्स को जाएगा, अगर मुझे रिप्रेजेंटेशन मिला ऑडिटर का तो इसका ये नोटिस है ये हम मेंबर्स को उसमें लिख के बताएंगे कि भाई इसने रिप्रेजेंटेशन भी मेड किया, ये ऐसा रिप्रेजेंटेशन है। उसके साथ में अभी जो भी मैं अभी इसमें लिखा है नोटिस में सिर्फ स्टेट द फैक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन हैव बीन मेड, बताया है कि मिला है, अभी आप ये कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन भेज भी देना, लाइक नोटिस में दिख रहा है ना आपको कि ऐसी ऐसी चीज़ है, तो सिर्फ एक लाइन लिखी है नोटिस में कि है, तो उसके साथ में आप दे रहे हो कि पूरा नोटिस जो बंदे ने बोला है कि अपनी जीवन कथा लिखी वो भी बाद में भेज देना। क्यों,
क्योंकि बंदे का रिप्रेजेंटेशन ना पड़े तो नोटिस में तो पता चले कि रिप्रेजेंटेशन किया है। और चलो मान लो कि रिप्रेजेंटेशन की कॉपी नॉट सेंट एज अफोरसेड बिकॉज रिसीव टू लेट और बिकॉज कंपनी की गलती है भाई, बिकॉज कंपनी का फॉल्ट है। तो ऑडिटर में ये छोड़ दूँ, रिक्वायर दैट रिप्रेजेंटेशन शैल बी रेड आउट एट अ मीटिंग। जब जनरल मीटिंग होगी उधर ऑडिटर बोल सकता है कि ये पढ़ के सुनाओ। भाई तुमने मेरा नोटिस मेंबर्स को भेजा नहीं, मेंबर्स को पता नहीं मेरी दुख भरी गाथा, एक बंदे ने मेरे नाम का पर्चा फाड़ा है, सबको पता तो चलना चाहिए कि सारी मेरी गलती नहीं है, वन साइडेड स्टोरी नहीं होनी चाहिए, तो ये मीटिंग में पढ़ के सुनाओ, ये बोल सकता है। ये क्या है, विदाउट प्रेजुडाइज टू हिज राइट टू बी हर्ड ओरली। भाई उसका राइट है ना कि वो खुद से भी आके बोल सकता है कि मेंबर्स आई वर्क वेरी एक्सटर्नली बट द फॉल्ट वाज विद द मेंबर हु गेव द स्पेशल नोटिस ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी उसका जस्टिफिकेशन होगा वो खुद भी बोल सकता है। बट इफ ही डजंट वांट दैट, वो अपना रिप्रेजेंटेशन पढ़वा सकता है किसी से, लाइक कंपनी सेक्रेटरी को ही बोल दे कंपनी में। प्रोवाइडेड दैट इफ कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज नॉट सेंट अफोरसेड, लाइक अगर कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन भेजी नहीं, ये वाला नहीं भेजा है, और ये केस है कि नॉट सेंट है तो उसको पढ़ के सुनाओ, तो उसके साथ में पढ़ के तो सुनाओगे और उसकी कॉपी आरओसी को भी दोगे कि भाई ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, ये हम आपके पास फाइल कर रहे। क्यों? क्योंकि हमको टाइम नहीं मिला यार, हो गई गलती, नहीं भेज पाए हम मेंबर्स को, तो ये लो आरओसी, ये आप भी रखो, आप भी पढ़ लो कि क्या प्रॉब्लम था। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग इट टू सम लेवल। Provided further that अगर ट्राइब्यूनल is satisfied on application either of the company or any other person aggrieved, कि कंपनी ने बोला तेरा रिप्रेजेंटेशन तो है, मैं नहीं दे रहा भाई, किसी को पढ़ के नहीं सुनाएंगे, किसी को भेजेंगे नहीं मेंबर को, हम जाएंगे एनसीएलटी के पास में, उनको एप्लीकेशन देंगे, या फिर कोई भी अदर पर्सन, मेंबर ही चला गया, अग्रीड पर्सन कोई भी गया, कि ये जो राइट है ना इस बंदे का कि रिप्रेजेंटेशन मेंबर्स को दो, या फिर नहीं दिया तो मीटिंग में पढ़ के सुनाओ, वो है ना ये बंदा अब्यूज कर रहा है। अगर ऐसा एनसीएलटी को हमने बोला और एनसीएलटी को लगा, एनसीएलटी सेटिस्फाइड, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं कि रिप्रेजेंटेशन भेजो, उसकी कॉपी जो भी है वो रीड करवाओ मीटिंग में, नहीं करने की ज़रूरत। एनसीएलटी ने बोल दिया भाई, पप्पा ने बोल दिया, बच्चे का क्या करना। चलो, आई थिंक यू गॉट इट, बट स्टिल इसका एक छोटा सा रिविजन तो बनता है। ये वाला क्या रेजिग्नेशन, ये बाद में दिखता है, चलो ये वाला पहले दिखता है। स्पेशल नोटिस, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर बिफोर टेन्योर ऑफ 5 और 10 ईयर्स, वो वाला। तो सुनो, अगर टेन्योर खत्म होने से पहले कर रहे हो, अदर देन वो, या फिर एक एक्स्ट्रा पॉइंट अपने हिसाब से यहाँ पे ऐड कर देना, या फिर टू नॉट रीअपॉइंट रिटायरिंग डायरेक्टर, मेरे से रह गया तो आप लिख लो रिटायरिंग ऑडिटर, बाद में ना बोलना कि नोट्स में मिसिंग था करके, मैं यहाँ पे अभी के लिए लिख रहा हूँ, आपने अपने नोट्स में खुद लिख लेना, प्रिंट आउट लेना या जैसे भी करना है करो। मेंबर ने क्या करना है, स्पेशल नोटिस देना अगर वो चाहता है कि इसको फिर से ना अपॉइंट किया जाए या फिर इसकी जगह किसी और को अपॉइंट किया, तो कंपनी को क्या है, कंपनी ने क्या किया है, रिटायरिंग ऑडिटर को नोटिस फॉरवर्ड किया है, FW यानी फॉरवर्ड। अगर इसने रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया तो कोई तकलीफ नहीं, चीज़ें ढंग से चलेगी। बट इफ ही मेक्स अ रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग एंड कंपनी को बोलता है कि मेंबर्स को नोटिफाई करो, तो कंपनी का क्या काम है, उसकी कॉपी मेंबर्स को फॉरवर्ड करनी है एंड लिखना भी है कि नोटिस में ऐसे 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 और ऐसे ऐसे ऐसे। या फिर कंपनी सेंड नहीं कर रही भाई साहब, ये सब डज नॉट सेंड बिकॉज ऑफ एनी रीजन, क्यों, हमारी गलती हो सकती है या फिर तुम्हारी गलती हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो हमने नहीं किया, तो उसकी एक कॉपी आरओसी को जाएगी। और ऑडिटर में रिक्वायर रिप्रेजेंटेशन टू बी रेड अलाउड एट मीटिंग, चिल्ला के बताओ सबको, स्कीम बताओ। और चलो तीसरा केस, हमको नहीं देना है, अग्रीड पर्सन या कंपनी बोल रही है भाई साहब तेरे को क्यों दे, तू तो अब्यूज ऑफ राइट कर रहा है, तो एनसीएलटी को एप्लीकेशन दिया, भाई अब्यूज ऑफ राइट कर रहे हैं, पूरा चीज प्रॉपरली लिख के, नॉट जस्ट अब्यूज ऑफ राइट लिख के एक पेपर पे दिया एनसीएलटी, इतनी भी मस्ती नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद एनसीएलटी को भी लगा सही बात बोल रहे हो, अब्यूज ऑफ राइट, यस 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 मेरे दोस्त, तो नो नीड टू सेंड सच कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन और रीड अलाउड एट जनरल मीटिंग, सिंपल। भाई देख रहे हो कितना इजी है, तुम ही अपने दिमाग में ज़्यादा लेके रख रहे हो। इट इज़ सच एन अमेजिंग रिविजन, बाद में जब भी ये वीडियो देखोगे यू विल फाइंड इट कि, और इवन इसके लास्ट के जो भी मिनट्स बचेंगे ना, पूरा जो हैंड रिटन वाला एक बार रिवाइज करेंगे। और ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे, CS मयूर माइकर, ये वर्ड सर्च करना टेलीग्राम पे, यू विल फाइंड दीज नोट्स। कौन से, हैंड रिटन और ये वाले दोनों, यस मेरे दोस्त, दोनों ही मिलेंगे। और इसके साथ में बहुत सारे नोट्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, यू शुड ज्वाइन दैट चैनल।
विदाउट प्रिजुडिस टू एनी एक्शन अंडर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट और एनी अदर लॉ फ्रॉम टाइमिंग वो सब छोड़ो। ट्रिब्यूनल खुद से या फिर एप्लीकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर पर्सन, खुद से या फिर किसी के एप्लीकेशन से, अगर उसको लगा कि कंपनी का ऑडिटर डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्टेड इन फ्रॉडलेंट मैनर या अबेटेड और कलूडेड इन फ्रॉड बाय और इन रिलेशन टू कंपनी, उसके डायरेक्टर ऑफिसर, मतलब एनसीएलटी को लगा, खुद से लगा या फिर एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या कंसर्न पर्सन से लगा कि भाई साहब ये ऑडिटर है ना कंपनी का, यही ऑडिटर, हाँ तुम, नॉट यू एग्जैक्टली बट जो भी ऑडिटर है, दे एक्टेड इन फ्रॉडलेंट मैनर, या फिर उन्होंने फ्रॉड में मदद की, कल्यूड किया या बेट किया। कौन सा फ्रॉड? कंपनी का, डायरेक्टर का, उसके ऑफिसर का, किसी का भी फ्रॉड। तो एनसीएलटी ऑर्डर कर सकता है क्या? कंपनी बदल तेरा ऑडिटर। ये बनना बिल्कुल ढंग नहीं, इसको रखा था हमने ताकि गवर्नेंस बना रहे, कंपनी में फ्रॉड ना हो, हमको ज़्यादा माथे पच्ची करने की ज़रूरत ना पड़े। बट व्हाट डिड यू डू? वही किया जो नहीं करना चाहिए, फ्रॉड, तो इसको हटा। एनसीएलटी ने ये क्लियर शब्दों में बोला है। तो प्रोवाइडेड दैट इफ द एप्लीकेशन इज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो एनसीएलटी को खुद से लगा या फिर किसी कंसर्न पर्सन ने बोला तो ठीक है, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को ही लग रहा है कि बहुत मस्ती चढ़ रही है यहाँ पर, हमको कुछ करना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो ट्रिब्यूनल और एनसीएलटी की एप्लीकेशन है और ट्रिब्यूनल को भी लगा पैसा ऑब्वियसली कि एनसीएलटी सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देगा और एनसीएलटी चलो चलो चलो, नहीं भाई, एनसीएलटी सेटिस्फाइड होगा, फैक्ट चेक करेगा कि चेंज इन ऑडिटर एक्चुअली रिक्वायर्ड है। तो 15 दिन के अंदर अंदर एनसीएलटी ने क्या करना है? ऑर्डर करना है। एप्लीकेशन आने के 15 दिन के अंदर एक तो बोलेगा ओके चेंज करना है, अगर बोला चेंज करना है तो भाई वो ऑडिटर है ना, उसको ऑडिटर बोल के काम नहीं करने देंगे, तेरी ऑडिटर बन के कोई इज्जत ही नहीं, तू बाहर काम ही मत कर। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी जगह पे किसी और को ऑडिटर बनाएगा, तू नहीं तो कोई और सही। ऑडिटर की बात चल रही है, तो ऑडिटर की बात चल रही है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट ये इंडिविजुअल फर्म जिसके भी खिलाफ ऐसा फाइनल ऑर्डर आ चुका है कि भैया ये ऑडिटर नहीं बन सकता, मतलब क्योंकि तुमने फ्रॉड या कोलिजन इन फ्रॉड समथिंग किया है, तो यू आर नॉट दैट पर्सन हु शुड बी एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी बिकॉज यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट हो तो अपनी गवर्नेंस का तो कचरा कर रहे हो। तो ऐसे केस में यू आर नॉट एलिजिबल टू एक्ट एज ऑडिटर फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑर्डर, एंड 447 भी आपके मुंह पे खच के मार के चले जाएंगे हम। 447 फ्रॉड वाला सेक्शन, एक्सप्लेनेशन बहुत ही बच्चों जैसा है। इट इज क्लैरिफाइड इन केस ऑफ फर्म लाइबिलिटी ऑफ द फर्म एंड दैट ऑफ एवरी पार्टनर हु एक्टेड इन मस्ती इन रिलेशन टू दिस, मतलब अगर फर्म है तो लाइबिलिटी फर्म की भी रहेगी और जो भी लोगों ने मस्ती की है उनकी भी रहेगी ऑब्वियसली। सेकंड एक्सप्लेनेशन, ऑडिटर मतलब इंक्लूड्स फर्म ऑफ ऑडिटर। हाँ, हमको पता ही नहीं था, फर्म के भी तो चर्चे हो गए, अभी इसको भी समझेंगे। आई थिंक इसको भी थोड़ा सा आपके माइंड में जगल हो रहा होगा, ठीक है समझ लेंगे इसका, एक बार ये देख लेते हैं। आईएफएससी पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, इनके लिए थोड़ा सा इन्होंने अलग से प्रोविजंस किए। 140 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? रिमूवल ऑफ ऑडिटर, तो इनमें एक प्रोविजन ऐड कर दो आईएफएससी के लिए, सिर्फ उनके लिए ऐड करना है, बाकी नहीं, बाकी के लिए नहीं। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ऐसी कंपनी के केस में विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट to the central government, no decision is communicated by central government to company. It would be deemed that central government ने बोला yes मेरे दोस्त, and central company shall appoint new auditor at AGM convened within 30 days from the date of expiry of 60 days. तो यहाँ पे ना 60 दिन का प्रोविजन है कि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दे दिया, अभी 60 दिन के अंदर विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आ जाना चाहिए कि भाई साहब ठीक है हटा दो इसको। 60 दिन के अंदर नहीं तो मान लो मेरे दोस्त, मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोला यस, डीम्ड, सिंपल, ये तो हमें डीमिंग प्रोविजन हमें पता है, बट इसके आगे बोल रहे कि उसके 30 days के अंदर, विद इन 30 days, वहां पे कैसा था 60 days के अंदर एजीएम करो, यहाँ पे बोल रहे ये 60 days खत्म होने के 3 months के अंदर एजीएम करके नया अपॉइंट ऑडिटर कर लो। और देखो प्राइवेट कंपनी के केस में क्या बोल रहे हैं, ये सेम प्रोविजन, सेम प्रोविजन, सेम प्रोविजन, सेम प्रोविजन, ऊपर जो पड़ा वही नीचे है, कुछ अलग पढ़ने की जरूरत है। अभी चलो एक ना क्या करते, रिवीजन करते, एकदम झकास वाला रिवीजन। तो बोलो मेरे दोस्त,
4 हिस्से हैं सेक्शन 140 के। पहला है रिमूवल ऑफ ऑडिटर, दूसरा है रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, तीसरा है गिविंग ऑफ स्पेशल नोटिस, चौथा है हमारा चेंज ऑफ ऑडिटर बिकॉज एनसीएलटी सेज सो। अभी पहला वाला बोलता है रिमूवल ऑफ ऑडिटर। आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है फॉर रिमूविंग ऑफ ऑडिटर। उसके पास होने के 30 दिन के अंदर AD22 फॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल करना है, आरओसी को, आरओसी अप्रूव करेगा। उसके 60 डेज में हमने जनरल मीटिंग कंडक्ट करवा के अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी है रिटायरिंग डायरेक्टर को, और अगर हमको लगा कि नहीं भाई साहब इसको निकालना ही है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके निकालेंगे। अगला रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, मैं ही जाना चाहता हूँ तो ऑडिटर 30 दिन के अंदर अंदर अपने रेजिग्नेशन के 30 दिन के अंदर अंदर एक स्टेटमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन देगा। स्टेटमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन किसको? कंपनी को, आरओसी को और कैग को, इफ एप्लीकेबल। कैग का तो डिपेंड करेगा ना। उसमें क्या बताएगा मेरे दोस्त? वो इतना बताएगा कि मैं क्यों जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, और उसके अलावा क्या बताना है बताएगा। और अगर मैं ना करूँ ऐसा तो वन टाइम डिफॉल्ट है तो 50K प्लस जो भी रेम्यूनरेशन है उसका देखेंगे, और इसमें लोअर जो भी होगा उतना आपसे पेनल्टी उठाएंगे। और कंटिन्यूस डिफॉल्ट हो तो इन दैट केस 500 रुपीज़ पर डे अप टू 2 लाख मैक्सिमम। लाइक ज़्यादा मस्ती हो तो ज़्यादा खर्चा करोगे, कम मस्ती हो तो थोड़े में निकल लोगे। फिर स्पेशल नोटिस वाला जस्ट हमने देखा था कि जो जा रहा है उसकी जगह पे किसी और को डालना है तो स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। फिर जो जा रहा है उसको फिर से मत लेके आओ, ये बोलने के लिए आपको करना पड़ेगा। अदर देन वो 5 ईयर्स और 10 ईयर्स वाले टेन्योर का केस हो, वो 5 ईयर 10 ईयर है तो वैसे भी जाएगा, उसको फिर से अपॉइंट नहीं कर सकते। याद रखो, कूलिंग पीरियड वाला याद आ रहा है कि नहीं? हाँ वही वाला। तो वैसे तो वो जाने ही वाला है, बट अदर देन दैट अगर आप किसी ऑडिटर को ऐसे निकाल रहे हो तो स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। अब देखो, नोटिस मेंबर ने दिया कंपनी को, कंपनी ऑडिटर को देगा, ऑडिटर को लगा तो रिप्रेजेंटेशन देगा, बोलेगा मेंबर्स को बताओ, कंपनी मेंबर को बताएगी, और जो भी नोटिस जाएगी फॉर रेजोल्यूशन उसमें भी लिख के देगा कि ऐसे और ऐसे। फिर कंपनी शायद अगर नहीं सेंड कर रही किसी भी रीज़न से तो ऑडिटर को एक कॉपी देगी, और ऑडिटर वो बोलेगा कि वैसा आरओसी को एक कॉपी देगा, और ऑडिटर बोल सकता है कि ये जनरल मीटिंग में पढ़ के सुना, और खुद भी बोल सकता है अगर उसको लगा तो। कंपनी या अग्रीड पर्सन अगर नहीं बोले, चलो ना हमको नहीं देना है भाई सब मीटिंग में, तो कंपनी और अग्रीड पर्सन एनसीएलटी को एप्लीकेशन देगा, बोलेगा ये अब्यूज ऑफ राइट कर रहा है, ये सब हम अगर ये सेंड करेंगे, ये सब करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा और हमको इसको निकालना जस्टिफाइड है और ब्ला ब्ला ब्ला। तो ऐसे केस में एनसीएलटी को भी लगा कि यार ये सही बोल रहे हो ब्ला ब्ला ब्ला, तो हम बोलेंगे कि नो नीड टू सेंड रिप्रेजेंटेशन, और या फिर कंपनी की इधर पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, रीड अलाउड एट मीटिंग, नो नीड। समझे? आगे अगला प्रोविजन, चेंज इन ऑडिटर बाय एनसीएलटी, चेंज इन ऑडिटर बाय ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी। सेंट्रल गवर्नमेंट के एप्लीकेशन पे या फिर किसी कंसर्न पर्सन के एप्लीकेशन पे या फिर सुओ मोटो एनसीएलटी को लगा कि ऑडिटर फ्रॉडुलेंटली एक्टेड कर रहा है, अब्यूटेड और कोलिडेड इन अ फ्रॉड, तो वो बाय ऑर्डर डायरेक्ट करेगा कंपनी को टू चेंज ऑडिटर। और अगर एप्लीकेशन सिर्फ एनसीएलटी सेंट्रल गवर्नमेंट से आई थी, लाइक ये कंसर्न पर्सन इस सुओ मोटो का खेल नहीं था, तो एनसीएलटी विद इन 15 डेज ऑफ एप्लीकेशन ऑर्डर देगा। ऑर्डर अगर सेटिस्फाइड है तो ऑडिटर एज अ ऑडिटर फंक्शन नहीं करेगा कहीं पे, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी जगह नया ऑडिटर अपॉइंट करेगा। और ऐसा कोई भी ऑडिटर है जिसके खिलाफ एनसीएलटी ने ऐसा ऑर्डर दिया है, वो 5 साल तक एज ऑडिटर काम नहीं कर सकता फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, एंड 447 में भी लायबल हो सकता है। एंड दैट वाज ऑसम, राइट गाइस? समझ पा रहे हो? एकदम क्विकली पूरा सेक्शन जितना इतनी देर तक हमने खेला है, अभी हमने रिवाइज भी किया है। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से पसंद आया होगा, एकदम दिल को छू गया होगा। इसी बात पे आई विल कीप दिस प्रोविजन, आप मत लिखो, मैं ही लिख के देता हूँ। टू नॉट अपॉइंट रिटायरिंग डायरेक्टर, ये थोड़ा आर वाला मेरे दोस्त समझ लेना, ये कैसे कैसे लोग होते हैं यहाँ पर। क्या बात है सर, मतलब क्या बात है, मतलब ये बात है, ऐसा कुछ पढ़ा यार सर, मतलब हाँ सर मीम यूज़ कर रहे हो आप, यस मीम यूज़ करना पड़ता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सेक्शन 140 आपकी रग रग में दौड़ रहा होगा, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, सेक्शन 140 के चाहिए या फिर इसके हैंड रिटन चाहिए, तो सीएस मयूर माइकर टेलीग्राम चैनल पे जाओ, यहाँ पे 139 140 और डायरेक्टर वाले सभी सेक्शन और अलग अलग सेक्शन 135 वगैरह बहुत सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। क्या जाना है आपको? जाना है चैनल पे, ज्वाइन करना और सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो और मजे में रहो मेरे दोस्त।